कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का भाग 3 है ये। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप क्वालिटी जज कर पाएंगे कि कंटेंट जो दिया जा रहा है उसकी क्या क्वालिटी है। आप केवल फेस देख करके और बोर्ड देख करके क्वालिटी जज नहीं कर पाइएगा। तो लास्ट तक देखिए और बहुत सारा वीडियो पड़ा है, उन सारे वीडियो को जा करके देखिए, 2-3 वीडियो देखिए कम से कम, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि वीडियो का क्वालिटी कितना है। ठीक है, चलिए देखिए आज शक्तियां में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यायिक शक्तियां, न्यायपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां। तो एक तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका कि राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 143 के अंतर्गत, आर्टिकल 143 के अंतर्गत, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति सलाह लेंगे लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, और एक ये भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए। हम क्या बोले कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट भी यदि चाहे तो सलाह देने से इनकार कर सकता है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे आपका 1992 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का जब मुद्दा आया था तो उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आपका सलाह मांगा था कि इस मुद्दे पर हमको क्या करना चाहिए, बैठे रहें, क्या करें, नहीं करें। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, लेकिन संविधान में ये प्रावधान है तो आपको जानना है और ये काफी महत्वपूर्ण है, आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने के लिए जो आर्टिकल है 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे और आर्टिकल 217 के अंतर्गत जो है वो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो जजों की नियुक्ति होती है, जजों की नियुक्ति में अभी कॉलेजियम व्यवस्था चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम सिस्टम। ये क्या होता है कॉलेजियम? तो ये आपका कॉलेजियम होता है, जजों की एक टीम होती है। जजों की क्या होती है? ये टीम होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक टीम होती है। ये लिस्ट भेजता है कहाँ पे? मंत्री परिषद के पास। ठीक है, सरकार के पास। ठीक है, फिर अंततः वो जाता है राष्ट्रपति के पास और फाइनली राष्ट्रपति ही आधिकारिक रूप से नियुक्ति करते हैं। लेकिन शुरू कहां से होता है? कॉलेजियम, कॉलेजियम सिस्टम। आप पेपर में कई बार पढ़ते होंगे कि ये कॉलेजियम सिस्टम ने नाम रिकमेंड किया सरकार को, फिर वहां राष्ट्रपति के पास गया तो रिकमेंड नो डाउट कॉलेजियम करेगा। ठीक है, लेकिन फाइनल जो नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगी, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। ठीक है, और इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए, ठीक है, एक अमेंडमेंट भी लाया गया था। आप बताइएगा यदि जानते हैं कि वो कौन सा अमेंडमेंट था, हम अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे लेकिन जजों को जो शपथ दिलाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको तो शपथ राष्ट्रपति दिला देते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज कहाँ मिलेंगे आपको? दिल्ली में मिलेंगे ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और राष्ट्रपति भी वही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिला देते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट तो भाई आपका राज्यों में होता है, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते। तो आप सोचिए यदि हाई कोर्ट के जज को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाने लगे तो राष्ट्रपति को एक बार झारखंड, एक बार बिहार, एक बार कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, तो उतना हरासमेंट हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था क्या कर दिया गया कि हाई कोर्ट के जज को जो शपथ दिलाया जाएगा वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि है, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा। ध्यान रखिएगा, शपथ कौन दिलाएगा हाई कोर्ट के जजों को? राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। समझ गए इसे? ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि सजा से संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति जो है वो कई सजा को जो है वो माफ कर सकता है, उसको बदल सकता है, कुछ देर के लिए रोक सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये इससे टॉपिक जो है, इस टॉपिक से एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आज के एग्जाम में आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज भी किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जा रहा है तो हर टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज होगा क्या कि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन क्वेश्चन आपका छूट जाएगा और वैसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। और हम
चाहते हैं कि जब आप पढ़ें, इस वीडियो को देखें, तो आपका क्वेश्चन ना छूटे और दोबारा भटकना ना पड़े कि ये वीडियो देख लिए तब भी छूट जा रहा है, फिर दूसरा वीडियो देख रहे हैं, भटक रहे हैं। तो भटकने वाली बात नहीं होगी, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। आप नोट्स भी देख लीजिएगा, नोट्स अपलोड करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहला जो है वो क्षमादान। ये तो आसान चीज है, क्षमादान, पार्डन। इसमें क्या होता है कि सजा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, सजा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति यदि चाहें तो सजा को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी जाती है। आप पेपर में शायद सुने होंगे, नहीं सुने तो आप पेपर वगैरह पढ़ा करिए, वहां से आपको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो सजा को माफ कर सकते हैं। जैसे कि इनको फांसी को सजा हुआ है तो राष्ट्रपति चाहे तो पूरी तरह से माफ कर देंगे, अब उनकी फांसी की सजा नहीं होगी। उसके बाद देखिए ये है प्रलोभन, रिप्राइड। ठीक है, ये टर्म है थोड़ा खतरनाक, क्या करिएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जो मृत्यु दंड होता है ना, फांसी की सजा, ठीक है, उसको जो है अस्थायी रूप से टाल दिया जाता है। हालांकि ये किसी भी दंड में हो सकता है, लेकिन जनरली ये यूज होता है किसमें, मृत्यु दंड में। इसमें क्या है कि दंड को जो है अस्थायी रूप से टाल दिया जाता है। आप कई बार देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट जो है वो फांसी की सजा को रोक देता है। जैसे ये वाला अभी हम लोग देख रहे थे हाल फिलहाल में, कौन सा, निर्भया केस में आप देख रहे होंगे कि सजा को जो है वो टाल दिया जा रहा था। ठीक है, हालांकि वो कोर्ट द्वारा टाला जा रहा था, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। तो यदि राष्ट्रपति सजा को कुछ देर के लिए अस्थायी, टेम्पोरली यदि टाल देते हैं, इसमें सजा खत्म नहीं होगा ना, बस कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वो टल जाएगा। तो ये हुआ आपका प्रलोभन। ठीक है, इसमें देखिए लघुकरण, लघु, ठीक है, कम्यूट। इसमें क्या होता है कि लघु कर दिया जाता है उसको, मतलब क्या है ना कि जो दंड का जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है। जैसे मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड के स्थान पे आजीवन कारावास। आप देख सकते हैं लघु ही हो गया, छोटा ही हो गया। मृत्यु दंड तो आप मर ही जाते, अब क्या है उसके जगह पे क्या दे दिया जाएगा, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जीवन भर आपको जो है वो जेल में रहना होगा। ठीक है, समझ गए। तो इसमें सजा का जो स्वरूप है उसको छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिए। उसके बाद देखिए आपका परिहार, रिमिशन। इसमें क्या होता है कि बस केवल सजा की अवधि कम की जाती है, स्वरूप नहीं बदलेगा, केवल सजा का अवधि, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए पहले हुआ था 5 साल का सजा, ठीक है, कारावास, अब आपको जो है कारावास ही रहेगा, बस 5 साल की जगह हो जाएगा 2 साल। तो यहाँ पर क्या हुआ, कारावास पहले था, अब भी कारावास है, मैंने सजा की जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो स्वरूप है, वो नहीं बदला, बस क्या केवल कम हो गया, अवधि कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ नेचर नहीं बदलता सजा का, केवल टाइम पीरियड जो है, अवधि जो है वो घट जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए विराम। विराम में क्या है, रिस्पाइट। ठीक है, विराम तो जानते ही है ना, जैसे अल्प विराम सुने कि नहीं, हिंदी लिखते वक्त अल्प विराम देते हैं, तो अल्प विराम देते हैं तो वहां पर क्या होता है, फिर रुकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है कि किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा कम कर देते हैं, दंड का जो है मात्रा वो कम कर देते हैं। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसकी सजा की अवधि को जो है वो कम कर दिया जाता है। अब बोलिएगा सर इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कोई विशेष कारण नहीं है, ठीक है, वैसे राष्ट्रपति कर सकते हैं। और यहाँ क्या होता है, किसी विशेष कारण से, यहाँ पे क्या होगा, तो किसी विशेष कारण से उसका जो दंड की मात्रा है वो कम किया जाता है। ठीक है, किसी विशेष कारण से, और यहाँ कुछ विशेष कारण नहीं लिखा है, ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए राष्ट्रपति की ये जो सारी शक्तियां हैं माफ करने की या वगैरह वगैरह, ये राष्ट्रपति खुद नहीं करते, बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। मंत्रिपरिषद जो है परामर्श देंगे, उन्हीं के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपका जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का वीटो पावर। ठीक है, देखिए ये वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर, तो वीटो का सिंपल तो मतलब होता है मना करना। वीटो का सिंपल क्या मतलब होता है, मना करना। आप सुनते होंगे कि जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो 5 अस्थायी मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर, उनको वीटो पावर है। वीटो पावर में वो करता क्या है, किसी भी चीज को रोक देता है, किसी भी डिसीजन को वो रोक देगा। जैसे मान लिया जाए पाकिस्तान के किसी भी मतलब आतंकवादी को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना है, कोई देश प्रस्ताव लाया, अब चीन देखिए वीटो पावर लगा देता है, माने चीन जो है उसको रोक देता है। तो वो तो हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें भी जो है वीटो पावर है। ठीक है, हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा है कि ये राष्ट्रपति का वीटो पावर है, लेकिन संविधान के प्रावधानों को देख करके, पढ़ करके, समझ करके हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि राष्ट्रपति को, हमारे देश के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर
प्राप्त हैं। और वो 3 प्रकार का जो वीटो पावर है उसमें एक है आपका क्या, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो ध्यान रखिएगा, ये नाम से आप देखिएगा तभी आपको याद रहेगा, केवल रट कर कभी नहीं हो पाएगा, हमेशा आप कंफ्यूज कर जाएंगे। एब्सोल्यूट वीटो, उसके बाद है सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो, और उसके बाद जो है आपका जेबी वीटो, ठीक है, जेबी वीटो, ठीक है, जेबी वीटो। जेबी वीटो को पॉकेट वीटो कहते हैं, एक ही बात है, जेब पे है या पॉकेट, हाँ जेब या पॉकेट एक ही बात होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पूरा पूरी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा पूरी, हिंदी में बोलेंगे आत्यंतिक वीटो, ठीक है, पूर्ण वीटो, ठीक। इसमें क्या होता है देखिए कि इसमें जो है राष्ट्रपति किसी भी बिल को, अच्छा ये चीज आपको शायद थोड़ा सा ना पता हो तो यहाँ पर देख लीजिए कि जब भी कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है तो फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अपनी सहमति देंगे, तभी वो बिल जो है वो कानून बन पाता है, एक्ट बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी से संबंधित चीज देख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो कुछ बिल होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए धन विधेयक, मनी बिल, यदि ये मनी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, उसमें कोई वीटो पावर यूज नहीं कर सकते राष्ट्रपति, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे बिल हैं जिसमें राष्ट्रपति जो है वो वीटो का यूज नहीं कर सकते, जैसे मनी बिल, ठीक है। लेकिन जैसे साधारण विधेयक है, नॉर्मल कोई बिल है, भूमि से जुड़ा हुआ या कुछ भी नॉर्मल, तो वहां पर जो है वो राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो वीटो पावर है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है वो राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं कि अपनी सहमति नहीं देते हैं, अपनी सहमति जो है वो नहीं देते हैं, ठीक है, अपनी सहमति नहीं देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि मना कर देते हैं, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है संविधान में कि मना कर देते हैं, लेकिन होता वही चीज है कि राष्ट्रपति नहीं दिए, नहीं दिए मैंने नहीं दिए, मना कर दिए, ठीक है। और मना कर दिए मैंने पूरी तरह से वीटो पावर हो गया, इसलिए इसको एब्सोल्यूट कहा गया। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा पूरी, हाँ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो मना कर देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। और ये वीटो जो है राष्ट्रपति 2 कंडीशन में ही यूज करते हैं, और वो 2 कंडीशन क्या है, तो एक है आपका गैर सरकारी विधेयक के संबंध में, ठीक है, गैर सरकारी विधेयक के संबंध, विधेयक दैट मीन्स बिल ना, गैर सरकारी विधेयक के संबंध में। ये गैर सरकारी विधेयक क्या हुआ, ऐसा विधेयक, ऐसा बिल जो किसी गैर सरकारी मेंबर ने जो है वो पेश किया हो। जैसे मान लिया जाए अभी बीजेपी की सरकार है तो मंत्री लोग हैं, अब हो क्या कि अभी कोई बिल मान लिया जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई भी ले आए, यदि जो सरकार में नहीं है तो उनके द्वारा लाया गया बिल जो है वो क्या कहलाएगा, गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। अब यदि वैसा बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया और यदि वो राष्ट्रपति के पास चला गया मान लीजिए, तो जो सरकार है बीजेपी सरकार उसको रोक सकता है राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति सहमति ही नहीं देंगे, ठीक है, समझ गए। मतलब गैर सरकारी विधेयक यदि लोकसभा राज्यसभा से पास हो जा रहा है और राष्ट्रपति के तक पहुंच गया, तो राष्ट्रपति तक पहुंचने पर भी जो है अभी की बीजेपी जो सरकार है वो चाहे तो रोक सकता है, राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि आप ये एब्सोल्यूट वीटो यूज कर दीजिए, ठीक है, रुक जाएगा, राष्ट्रपति नहीं हस्ताक्षर करेंगे तो फिर बिल कानून बन नहीं पाएगा, ठीक। और दूसरा क्या होता है, सरकारी विधेयक, माने यदि किसी मंत्री ने भी यदि पेश किया हो तब भी जो है वो ये वीटो यूज करते हैं, किस कंडीशन में, मान लिया जाए हुआ क्या कि किसी मंत्री ने, राजनाथ सिंह या कोई भी मंत्री जो है उन्होंने पेश किया, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, चला गया कहाँ पे, राष्ट्रपति के पास, और जैसे ही राष्ट्रपति के पास गया ना कि यहाँ मंत्री परिषद त्यागपत्र दे दिया, मंत्री परिषद क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो राष्ट्रपति यदि चाहें तो उस समय इस बिल को रोक सकते हैं, अपना सहमति नहीं देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह से यूज होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद सस्पेंशन, सस्पेंड माने क्या होता है, ये कहां से बना है, सस्पेंशन सस्पेंड से बना है। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ समय के लिए टाल देना, कुछ समय के लिए लटका करके रख देना, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है, जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति करते क्या है कि उसको संसद को लौटा देते हैं पुनर्विचार के लिए, ठीक है, कि आप फिर से विचार करिए और दोबारा मेरे पास भेजिए, ठीक है। जब संसद दोबारा राष्ट्रपति को भेजेंगे तो राष्ट्रपति बाध्य है हस्ताक्षर करने के लिए। हम क्या बोले, पहली बार कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास, पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दिए, पार्लियामेंट के पास, ठीक। और जब संसद दोबारा भेजेगा ना राष्ट्रपति को तो इस दूसरी बार राष्ट्रपति बाध्य है। अब सोचिए, राष्ट्रपति को पता है
कि जब दूसरी बार आएगा तो हमें हस्ताक्षर करनी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी लौटा देते हैं। सोचिए ऐसा क्यों करते हैं? यदि पहली बार में ही सहमति दे देते तो जल्दी कानून बन जाएगा, वो है कि नहीं। लेकिन वही चीज यदि लौटा देंगे तो कुछ दिन तक लटक के तो रह जाएगा ना, कुछ दिन तक तो होल्ड तो हो जाएगा ना, कुछ दिन तक सस्पेंड तो रह जाएगा ना। इसलिए इसको क्या कहा गया? सस्पेंशन वीटो। तो यहाँ राष्ट्रपति का पर्पस होता है कि इस बिल को हम कुछ समय के लिए लटका दे, क्योंकि पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, फिर संसद दोबारा भेजेगा, कम से कम उतने समय के लिए तो ये कह सकते हैं निलंबित हो जाएगा ना, रुक जाएगा ना, बीच में लटक जाएगा ना। इसलिए इसको कहा गया सस्पेंशन, हिंदी में निलंबनकारी वीटो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जेबी वीटो। इसमें क्या होता है? जेब में क्या है? पॉकेट। ठीक है, जेबी पॉकेट एक ही बात है। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति ना तो मना करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति ना तो पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। ठीक है, यदि पुनर्विचार के लिए लौटाए तब तो सस्पेंशन वीटो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पुनर्विचार के लिए लौटाते नहीं है और मना भी नहीं करते हैं। तो क्या है? अपने टेबल पर छोड़ देते हैं, कुछ डिसीजन ही नहीं लेते हैं, अपने टेबल पर जो है वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं राष्ट्रपति अपने पॉकेट में रख लेते हैं। ठीक है, पॉकेट में रख लेते हैं। अब जरूरी नहीं पॉकेट में रख लिया जाए, लेकिन थोड़ा समझिए, पॉकेट में रख लेते हैं, कुछ डिसीजन ही नहीं लेते हैं। ठीक है, और जब पॉकेट में रख लेंगे, कुछ डिसीजन ही नहीं लेंगे, तो कहा जाता क्या है? जेबी वीटो। ठीक है, ऐसा राष्ट्रपति क्यों कर पाते हैं? ऐसा राष्ट्रपति इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है क्या कि यदि कोई बिल राष्ट्रपति के पास गया तो कितने समय तक राष्ट्रपति को उस पर डिसीजन लेना है। कोई समय अवधि का उल्लेख नहीं है कि 1 महीना के अंदर आप अपना डिसीजन बताइए, हस्ताक्षर करिए, कुछ वैसा नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है अनिश्चित काल तक जो उसको पॉकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो वही आपका क्या हो गया? जेबी वीटो। ठीक है, इस जेबी वीटो का यूज करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह काफी महत्वपूर्ण है। ज्ञानी जेल सिंह यूज किए थे 1986 ईस्वी में। ये आपका डाक संशोधन विधेयक से संबंधित था, डाक संशोधन से, डाक विभाग से जुड़ा हुआ एक बिल था जिसमें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इस बिल का यूज किया था। ठीक है, डाक वाला से था। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये ईयर भी महत्वपूर्ण है, डाक वाला। ठीक, एक और जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में जो स्पीड पोस्ट की शुरुआत है, आप जानते होंगे सभी स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत भी जो है 1986 में ही हुई है। तो यहाँ से 2 चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका कि राष्ट्रपति जो निर्णय लेते हैं वो अधिकतर निर्णय कैसे लेते हैं? मंत्री परिषद के परामर्श से। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। फिलहाल हम इसी की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां, दैट मींस जहां राष्ट्रपति अपने विवेक से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किन्हें अपॉइंट किया जाता है? प्रधानमंत्री उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, उसी दल के किसी लीडर को जो है प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जैसे पिछला बार बात करें तो बीजेपी के पास था बहुमत। ठीक है, बहुमत का मतलब आधे से अधिक मेंबर बीजेपी के थे, तो बीजेपी के जो लीडर हैं भाई प्रधानमंत्री, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री। ठीक, अब कभी यदि ऐसा हो जाए कि लोकसभा में किसी के पास बहुमत ही नहीं है, लोकसभा में किसी के पास बहुमत नहीं है, तो यदि लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकते हैं और एक निश्चित समय के बाद इन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। ठीक है, ठीक है, यदि किन्हीं भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देते हैं और उन्हें एक समय दे दिया जाता है कि इतने समय तक आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए कि हमारे पास बहुमत है। ठीक है, यदि ये बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो इनकी सरकार आगे चलती रहेगी, अदरवाइज फिर इन्हें क्या करना होगा? रिजाइन, माने त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए लोकसभा जो है, लोकसभा, इसका विघटन, डिसोल्यूशन, ठीक है, इसकी चर्चा आगे भी होगी। विघटन करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। कौन कर सकते हैं विघटन? राष्ट्रपति, लेकिन खुद से नहीं। कैसे?
प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोचिए यदि एक ऐसी स्थिति बने, कैसी स्थिति कि प्रधानमंत्री जिस समय सिफारिश किए लोकसभा विघटन करने के लिए, उस समय इनके पास बहुमत नहीं था, बहुमत खो चुके थे। बोलिए कैसे बहुमत खो चुके थे? मान लिया जाए कि बीजेपी और 2-3 पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही है, अब वो सभी पार्टियां अपना समर्थन वापस ले, तो बहुमत खत्म हो जाएगा, ठीक है, अल्पमत में आ जाएंगे, ठीक है। और यदि बहुमत खत्म हो गया और अल्पमत में आ गया है, और उस समय यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेंगे कि लोकसभा को विघटित कर दीजिए, तो उस समय राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति को लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, समझ गए ना। लेकिन यदि बहुमत है और बोलेंगे तब करना पड़ेगा। जैसे अभी की बात करें, बीजेपी के पास बहुमत है, हाँ, तो अभी यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे कि आप लोकसभा को विघटित कर दीजिए तो कर देना होगा, ठीक। लेकिन यदि बहुमत न हो, अल्पमत में आ गई हो सरकार, और यदि प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति से, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से डिसीजन लेता है कि क्या करे नहीं करे, ठीक है। चलिए हो गया। इसके अलावा आप अभी देखे होंगे कि जो जेबी वीटो है, ये जो वीटो पावर है, ठीक है, वहां तो राष्ट्रपति अपना ही यूज करेंगे ना, या पुनर्विचार के लिए भी यदि लौटाते हैं, निलंबनकारी वीटो भी यदि है तो वो अपने विचार से ही करेंगे, ठीक है। ये हो गया। एक दो और आप ले सकते हैं कि सलाह लेने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार खुद लेंगे, ऐसा इसमें नहीं होगा कि मंत्री परिषद परामर्श दे रहा है तब फिर सलाह ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास के वीडियो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल हम 260 बताए थे, 280 होगा, उसको अपने स्तर से सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं अब तक, उन राष्ट्रपति की सूची। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है आपका जन्म और मृत्यु, ठीक। यहाँ पे कार्यकाल है 50 से 62। ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं, लगभग 12 साल कह सकते हैं, 2 कार्यकाल के लिए बने थे, ठीक है। 2 बार ये राष्ट्रपति चुने गए थे। आप बोलेंगे 5-5 साल करके सर, आपका क्या कहेंगे, 5-5 साल 10 साल होना चाहिए, 12 साल कैसे हो गया? वो 12 साल इसीलिए हो गया ना क्योंकि एक्चुअल में पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 52 में हुआ था, तो 52 से आप 2 बार काउंट करिए, तो 52 से 2 बार काउंट करेंगे तो 62 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोलिएगा 50 से 52 तक, तो 50 से 52 तक जो ये राष्ट्रपति रहे थे वो संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, ठीक है। 1950 से 52 तक राष्ट्रपति रहे, संविधान सभा के द्वारा चुना गया, फिर 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो फिर उस समय बने राष्ट्रपति, और इस तरह से 1950 से 52 और फिर 52 से 2 बार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लंबा कार्यकाल रहा है सबसे अधिक, ठीक है। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा जिन्होंने संविधान का निर्माण किया हमारे देश के लिए, उस सभा के ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न भी मिला है 1962 ईस्वी में। आपसे हो सकता है ये ईयर ना पूछे, थोड़ा नहीं पूछता है, कुछ का ईयर पूछता है भारत रत्न में, हम उसका चर्चा करेंगे जो पूछता है। और इसका ईयर तो जनरली नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ देगा इनमें से किन्हें मिला है भारत रत्न और किन्हें नहीं मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इन्हें भारत रत्न मिला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सभी लोग जानते हैं, हैप्पी टीचर डे जो मनाते हैं वो इन्हीं का जन्म दिवस है, ठीक। और ये राष्ट्रपति रहे 62 से 67, ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे, है कि नहीं, पहले उपराष्ट्रपति हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक है। इससे पहले की बात करेंगे तो ये यूनेस्को के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक। इसके अलावा ये रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, और इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 1954 से शुरुआत ही हुआ है, और जब शुरुआत हुई थी 1954 में भारत रत्न की, तो उस समय इन्हें भी दिया गया था, हालांकि टोटल 3 लोग को मिला था 1954 में, ठीक है, उनमें ये भी शामिल थे। नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका, अच्छा ये दार्शनिक है ना, फिलोसफर, दार्शनिक दैट में जो अच्छे स्टेटमेंट देता हो, जिनका विचार, जिनका थिंकिंग बहुत हाई हो, उन्हीं को हम दार्शनिक कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि ये मुस्लिम है, राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम, ठीक। और दुर्भाग्य देखिए, ये कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। कितने सालों तक रहे राष्ट्रपति? 2 साल, सबसे छोटा कार्यकाल है, ठीक। 63 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था, ठीक। उसके बाद देखिए, जब एकाएक मृत्यु हो गई, ठीक है, यदि एकाएक मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का पद तो मतलब उस पद पर तो कोई काबिज नहीं रहेंगे,
तो ऐसे समय में जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो कौन आएंगे उस पद पे काम करने के लिए? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति का भी पद यदि खाली हो, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे। और इस समय ऐसा ही हुआ था। ठीक है, इस समय ऐसा ही हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति भी नहीं थे अपने पद पे, तो ऐसे समय में मुख्य न्यायाधीश थे ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश के कारण, मुख्य न्यायाधीश होने के कारण इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है, जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ समय के लिए बनाया गया कार्यवाहक। इन्हें राष्ट्रपति में काउंट नहीं किया जाएगा, राष्ट्रपति के लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। ये ओनली कार्यवाहक है, इनको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ नंबरिंग नहीं दी है। ठीक है, चलिए। उसके बाद वीवी गिरी। वीवी गिरी, पहली बात तो ये किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय। पार्टी नहीं मतलब ऐसे समझिए, जैसे पिछली बार चुनाव हुआ था तो आप जानेंगे कि रामनाथ कोविंद जो चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया था, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। ठीक है, लेकिन बात करें इनकी तो ये निर्दलीय थे, किसी भी पार्टी ने इन्हें अपना कैंडिडेट नहीं बनाया था, इसके बावजूद भी चुनाव जीते। ठीक है, और इससे पहले वो ट्रेड यूनियन से संबंधित थे, जानते हैं ना, यूनियन दैट मीन संगठन। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था। देखिए होता क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कुछ भी विवाद उत्पन्न हो जाए, कुछ भी विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उस विवाद पर सुनवाई करने का अधिकार एकमात्र सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मुद्दा चला गया था, विवाद हुआ होगा यही निर्दलीय वगैरह को लेकर के। ठीक है, चलिए, या कुछ भी लेकर विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी। ठीक, और ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इनके समय में सेकेंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी थी। एक मात्र ऐसा एग्जांपल है जब सेकेंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी, बाकी प्रत्येक बार में फर्स्ट राउंड में ही रिजल्ट आ जाता है। यहाँ सेकेंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी है। हम लोग पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको देखिए, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी मुस्लिम लग रहे हैं। हाँ, और ये देखिए 74 से 77 लगभग 3 साल। ठीक, मुस्लिम है ये। पहले ये केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार में मंत्री ना, और इनकी भी मृत्यु हो गई कार्यकाल के दौरान ही। ठीक, उसके बाद जब मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा? कोई कार्यवाहक बनेंगे। कौन बनेंगे? उपराष्ट्रपति। और ये उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति होने के कारण इन्हें कार्यवाहक बनाया गया। ठीक है, बोलिए सर यहाँ उपराष्ट्रपति को काहे बनाए? तो एक्चुअल में हम क्या बोले, उपराष्ट्रपति का पद खाली था इसलिए मुख्य न्यायाधीश आए। ठीक है, और यहाँ उपराष्ट्रपति आए। ठीक, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे, लोकसभा स्पीकर रह चुके थे पहले। और इनके समय में क्या हुआ था कि ये निर्विरोध चुने गए थे। कैसे निर्विरोध चुने जाएंगे? देखिए, वोट डालने की नौबत कब आएगी? जब कम से कम 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हो, है कि नहीं? यदि 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो वोट डालना पड़ेगा। लेकिन सोचिए यदि एक ही कैंडिडेट बच जाए, एक ही कैंडिडेट यदि चुनाव लड़ रहा तो फिर वोट डालने का मतलब ही नहीं है। जब एक ही है, उसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ है, तो उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। मुखिया वगैरह के चुनाव में भी देखे होंगे। तो ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित हुए, मैंने वोट डालना का जरूरत ही नहीं पड़ा, निर्विरोध। याद कैसे रखिएगा, नी से नीलम और नी से निर्विरोध। ठीक है, चलिए। हालांकि 1969 में ये हार गए थे ना वीवी गिरी से, लेकिन यह निर्विरोध निर्वाचित हुए। ज्ञानी जेल सिंह, ये देखिए सिख हैं, सिख समुदाय से हैं। ठीक है, प्रथम सिख हैं, और इन्होंने पॉकेट बीटो या जेबी बीटो का यूज किया था, हम लोग डिस्कस किए हैं। आर वेंकट रमन 87 से 92 तक, ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है इनमें। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। उसके बाद KR नारायणन, ठीक है, 97 से 2002, ये भी पहले उपराष्ट्रपति थे। और ध्यान रखिए ये दलित हैं, SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। और इन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ काम किया। बोल कैसे 5 साल में 4 प्रधानमंत्री? एक्चुअल में इस समय राजनीतिक उथल पुथल था, ये प्रधानमंत्री आए, फिर रिजाइन दिए, दूसरे प्रधानमंत्री बने, तो इतना अधिक प्रधानमंत्री चेंज हुए, टोटल 4 प्रधानमंत्री बने इनके समय में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आगे का आपको याद होगा, यहाँ से आगे का आपको शायद याद होगा APJ अब्दुल कलाम से। तो APJ अब्दुल कलाम, ठीक, ये आपका 2002 से 2007 वैज्ञानिक हैं, ये राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। इनका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिशियन नहीं था, तो ये नॉन पॉलिटिशियन थे और राष्ट्रपति बने डायरेक्ट। मिसाइल मैन कहा जाता है इन्हें।
और 1997 में इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। और इनसे कई जानकारियां हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे इनका बुक पूछा जाता है, बाकी राष्ट्रपति का भी बुक है। तो हम पीछे तरफ बुक का लिस्ट दे दिए हैं, आप नोट से थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको, बुक्स को। ठीक है, वैसे इनका जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बुक है वो विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स माने पंख, फायर माने आग। तो रेलवे के एग्जाम में विंग्स ऑफ फायर ना लिख करके अग्नि की उड़ान लिख दिया था, अग्नि की उड़ान, तो वो विंग्स ऑफ फायर ही है, इनकी आत्मकथा है। उसके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल, देख रहे होंगे श्रीमती लगा है, दैट मीन्स ये महिला है, राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला है। और ये राज्यपाल रह चुकी थी इससे पहले, राजस्थान की थी राज्यपाल। कोई राजस्थान से यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, प्रणब मुखर्जी, तो इन्हें सबसे अधिक वोट मिला। आज तक जितने भी राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए हैं उनमें से सबसे अधिक वोट इन्हीं को मिला था, प्रणब मुखर्जी को। 12 से 17 तक ये रहे थे। और इससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, माने वित्त मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, विदेश मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है ना, कांग्रेस के लीडर थे ये। उसके बाद रामनाथ कोविंद, ठीक है, वर्तमान में है ये, 25 जुलाई 2017 से इनका कार्यकाल चालू है। दलित हैं, पहले दलित के आर नारायणन थे, ये दूसरे दलित होंगे। और इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, और बुक का देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको बताए यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या न्यूयॉर्क नहीं होगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है आपका पेरिस होगा। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस होगा और यूनिसेफ का जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। तो करेक्शन करिए। याद कैसे रखेंगे, देखिए लास्ट में क्या है, ओ और पी, पेरिस, तो ओ पी। ठीक है, ओ पी इन्हीं का नाम होता है, ओ पी, लाला। ठीक है, ओ पी। ठीक, और आप